नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी की रोकथाम के उपाय। केले बागवानी करके किसानों को होगा फायदा। प्रदेश के बहुत से पशुपालक भाई दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं और वह अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पशुपालक भाइयों के पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की समस्या देखने में आती है, जिसका समय से निदान करना बहुत ही जरूरी होता है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं वेटरनरी एवं डेवलपमेंट ऑफिसर जिला सागर की डॉक्टर विजया तिवारी। अब हमारे पशुओं में किस तरह से ये संक्रामक रोग खुरपका और मुंहपका फैलता है, उसकी जानकारी थोड़ी आपको देना चाहेंगे। ये खुरपका मुंहपका रोग पशुओं में एक संक्रामक रोग है और इसके मतलब फैलने का खाली संपर्क से तो फैलता भी है, दाना पानी चारा और उस जगह पर भी फैलता है जहाँ पर संक्रामक पशु बंधा हुआ है। इसलिए जैसे ही पशु संक्रामक होता है तो सारे पशुओं को उससे अलग कर दें। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम एफएमडी के नाम से भी जानते हैं, ये गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मुंहपका खुरपका रोग के प्रमुख लक्षणों की। पशुओं में इसके लक्षण किस प्रकार पाए जाते हैं ये आपको थोड़ा बताते हैं। पहले में क्या होता है, स्वस्थ पशु जैसे ही उसको अचानक तेज बुखार आता है। दूसरे लक्षण में उसके मुंह पर और खुर के बीच फुंसी हो जाती है और तीसरे लक्षण में पशु लड़खड़ाने लगता है और उसके मुंह से लार आने लगती है। पशुपालकों को एक और जानकारी देना चाहेंगे कि ये मुख्य रूप से गाय और छोटे बछड़ों में तेज़ी से फैलता है और ये अपने भैंस वगैरह में इतना तेज़ी से नहीं फैलता जितना गाय और छोटे बछड़ों में ज़्यादा फैलता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। मुंह से तमाम लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। तो इसके लिए अपने को क्या उपचार करना है, जैसे ही लक्षण दिखें अब उसके उपचार किस तरह किए जाएं। संक्रामक पशु को अलग करके उसको सबसे पहले एंटीसेप्टिक लोशन से उसके छालों को जो भी फुंसियाँ हुई हैं उनको वॉश करवाया जाए। उपचार में प्रथम आपको जो एंटीसेप्टिक लोशन पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना है उसको गुनगुने पानी में करीब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम डाल दें और उसको गुनगुना पानी रहने से उसको वॉश करवाएं। मुंह पर भी वॉश करवाएं और उसके खुर को भी वॉश करवाएं और जो उसके बाद बीटाडिन जो एंटीसेप्टिक लोशन है उससे स्प्रे कर दें। फिर उसके बाद आप एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दें, फिर दर्द निवारक इंजेक्शन दें, फिर उसके बाद उसको ऑइंटमेंट लगाएं।
इस तरह कम से कम आपको 3 से 5 दिन तक उपचार करना है। और जो ज्ञावन पशु है उसमें आपको एंटीबायोटिक समझ के देना है, मतलब उनकी एंटीबायोटिक अलग रहती हैं और जो नॉन गर्भित पशु रहते हैं उनकी एंटीबायोटिक अलग रहती हैं, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इस तरह कम से कम 3 से 5 दिन उनको एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाएं जिसमें वो पूरी तरह से लक्षण काबू में आ सके। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। संक्रामक पशुओं में टीकाकरण मुख्य मेन है कि इसका समय पर अगर आप टीकाकरण करवा लें तो आप अपने पशु को संक्रमित होने से बचा सकते हैं, ताकि उसके दुग्ध उत्पादन पर कोई असर ना आए। और खासकर विशेष रूप से हमारे जो डेयरी पशुपालक हैं उनको तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि समय पर अपना टीकाकरण करवाएं। इसका टीकाकरण होता है 4 से 6 माह की आयु में और प्रत्येक 6 महीने के बाद हो जाता है, और इसका मेन समय जो रहता है सितंबर से जनवरी तक। तो सभी पशुपालक इस विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो समय पूर्व अपने निजी अस्पताल में आकर चिकित्सक से संपर्क कर टीकाकरण उठें और अपने पशुओं में स्वास्थ्य लाभ का लाभ उठाएं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में केला की खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है और इसकी बागवानी से किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिलता है। तो प्रदेश के जो किसान इस समय केला के नए बाग लगाना चाहते हैं, वे भरपूर उत्पादन के लिए इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें और रोपाई करते समय किन किन जरूरी बातों पर ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं केले की खेती बहुत पुरानी हो रही है, बहुत पहले से चल रही है, लेकिन वो पुरानी तकनीक से जो खेती हो रही थी वो उसमें किसानों को बहुत कम फ़ायदा हो रहे थे। केले के खेती के लिए उपयुक्त जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 30 डिग्री के बीच में अच्छा माना जाता है। और वैसे भूमि पर भी हम लोग लगाते हैं जिसका जो क्षारीय होता है, जो पीएच का रेंज होता है वो 5 से लेकर 8 के बीच में जिसका पीएच होता है वो उपयुक्त माना जाता है। इसको हम लोग उसी ज़मीन पे लगाते हैं जहाँ पानी का जमावट कम हो और पानी नहीं लगे और जहाँ पानी का निकासी अच्छी हो। और ये प्लांट जो लगाने का जो मौसम है वो मई जून में है और लगाने से पहले 15 दिन पहले हम लोग गड्ढा तैयार कर लेते हैं, उसमें उर्वरक दे देते हैं और जो भी उसमें उपचार करने के लिए हम लोग कार्बेंडाजिम का भी प्रयोग करते हैं। गर्म एवं सम जलवायु केला की खेती के लिए उत्तम होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में केला की खेती सफल रहती है। जीवांश युक्त दोमट एवं मटियार दोमट भूमि जिसमें जल निकास उत्तम हो उपयुक्त मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 हो तो इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। खेत की तैयारी के लिए 4-5 गहरी जुताई करके भूरा बोरा बना लेना चाहिए। मई माह में खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद खेत में गड्ढों को तैयार करके रोपाई की जाती है। भूमि की उर्वरता के अनुसार प्रति गड्ढा गोबर की खाद 10 किलोग्राम, नीम की खली 250 ग्राम, 300 ग्राम नत्रजन, 100 ग्राम फास्फोरस तथा 300 ग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस की आधी मात्रा पौध रोपण के समय तथा शेष आधी मात्रा रोपाई के बाद देनी चाहिए। टिश्यू कल्चर के माध्यम से बहुत से वैरायटी को तैयार किए हैं, जिसमें मालभोग, चिनिया, G9 ये सब वैरायटी मुख्य है। इसको लगाने से मेन फ़ायदा ये है कि जो पौधा लगाने का जो टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है
वो हम कम जाता है, और जो किसानों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां से जो जूझना पड़ता था, जिससे उत्पादन किसानों के कम हो जाती थी, उसमें गिरावट आई है। और जो टिश्यू कल्चर का प्लांट होता है उसमें बीमारी बहुत कम होती है और न के बराबर होती है, और इसमें जो फल लगते हैं वो बहुत अच्छे किस्म के होते हैं और पैदावार जो होते हैं 30 से 35 kg पर प्लांट प्राप्त होता है। और जो पुराने विधि से लगाते थे उसमें उसका फल भी बहुत कम होता था, छोटा छोटा होता था, और 30 से कम होता था, मतलब 25 से 30 के बीच में पाया जाता था। केले की फसल के लिए गड्ढों की दूरी 45 गुना 45 गुना 45 सेंटीमीटर आकार के गड्ढों में रोपित करें। गड्ढों को धूप में खुला छोड़ दें, इससे हानिकारक कीट मर जाते हैं। रुपाई के समय पॉलीथीन बैग को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद पौध की रुपाई 1.5 मीटर गुणा 1.5 मीटर पर करें। जड़ों को गड्ढे के मध्य में रोपित करें और मिट्टी के आसपास अच्छी तरह से दबाएं। केले के वैरायटी जो मालभोग और जो है और G9 है। G9 मेन वैरायटी जो है, जो टिश्यू कल्चर से अभी पूरा बिहार में ज़्यादा यूज हो रहा है। इसको लगाने के लिए जो पहले हम लोग विधि यूज करते हैं, जो 5 से 6 फीट के दूरी पर लगाते हैं, और जो टिश्यू कल्चर प्लांट होते हैं उसके लिए लगाने के लिए हम गड्ढे जो करते हैं वो बहुत कम 5 से 6 इंच ही या 8 इंच तक करते हैं। लेकिन जो पुराने उसमें हमारा जो लेबर कॉस्ट होते हैं वो कम जाते हैं, और जो प्लांट का जो मिनिमम हाइट होता है 8 से 12 इंच के जो प्लांट होते हैं वो उपयुक्त होते हैं लगाने के लिए। टिश्यू कल्चर विधि से केला की रुपाई करने के फायदे: कीट और रोग मुक्त पौधे विकसित होते हैं। एक समान बढ़त और अधिक पैदावार के साथ कम समय में फसल की परिपक्व हो जाती है। इस विधि से वर्ष भर रुपाई संभव है, क्योंकि विकसित पौधे वर्ष भर उपलब्ध कराए जाते हैं। कम अवधि में एक के बाद एक अंकुरण संभव है, जो खेती में लागत कम कर देते हैं। कम अवधि में नई किस्में तैयार की जा सकती हैं और फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जो टिश्यू कल्चर प्लांट है, टिश्यू कल्चर प्लांट को लगाने के लिए कोई समय नहीं होता है। इसको हम लोग किसी भी समय में लगा सकते हैं। इसको ये हर मौसम में अवेलेबल होता है, और इसको लगाने से मेन फ़ायदा ये होता है कि जो प्लांट तैयार होते हैं वो एक समय में तैयार होते हैं, एक बराबर विकसित करते हैं, जिससे किसान का फील्ड खाली एक बार में खाली हो जाता है। और अगर हम लोग कुछ इसको इकोनॉमिक वे में करना चाहेंगे कि किसान को ज़्यादा फ़ायदा हो, तो इसको हम लोग ऐसा मौसम में लगाएं कि जब हमारे यहाँ फेस्टिवल हो, उस समय अगर तैयार हो जाए पौधा तो हमें अच्छी कीमत पे मिल सकती है। ये फ़ायदा हो सकते हैं। ये टिश्यू कल्चर प्लांट का एक और ये फ़ायदा भी है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में छुटपुट से मध्यम बादल रहने और वर्षा नहीं होने का अनुमान है, और अधिकतम तापमान 37 से 44 और न्यूनतम तापमान 46 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने तथा अधिकतम आर्द्रता 51 से 58 व न्यूनतम आर्द्रता 20 से 31% रहने और हवा लगभग 8.9 से 13.8 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम उत्तर व पश्चिम दक्षिण से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय खेतों की मेड़बंदी करें और टूटी हुई छिड़काव करें। सिंचित दशा में अरहर की बुआई जून के पहले सप्ताह में सिंचाई के अभाव में वर्षा शुरू होने पर ही करें। अधिक पैदावार देने वाली किस्में जैसे राजीव लोचन, ICPH 87, आशा,
TJT 501 राजेश्वरी का उपयोग करें। सोयाबीन की उन्नत किस्मों में RVS 1-4, RVS 24, RVS 18, RVS 2001-4, JS 97-52, JS 20-98, JS 93-5, JS 20-69, JS 335, NRC 7, NRC 37, NRC 86 आदि की अग्रिम व्यवस्था कर लें। बीज को PSB कल्चर एवं राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के पश्चात ही बुआई करें। सोयाबीन में प्रारंभिक अवस्था में पीला मोज़ेक विषाणु रोग की रोकथाम के लिए बीज उपचार थायोमेथाक्साम 30 FS की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 48 FS की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। किसानों को खरीफ मक्का की फसल के लिए खेत तैयार करने की सलाह दी जाती है। प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता के बीज अग्रिम व्यवस्था कर लें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 18 से 25 सेंटीमीटर रखें। अधिक उपज देने वाली किस्मों जैसे JM 216 और संकर मक्का जैसे जवाहर मक्का हाइब्रिड 1, HQPM 1, HQPM 3, JKMH 4545, JKMH 4545, सुरभि PSC 745 आदि का उपयोग करें। मिर्च और टमाटर की फसल में चुर्रा मुर्रा यानी लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर पहले नष्ट कर दें और अधिक मात्रा में ग्रसित फल दिखाई देने पर स्पाइनोसेट 48 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। पशुओं को खुरपका मुंहपका से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। टीके बरसात से पहले अवश्य लगवा लें। पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने मवेशियों को गला घोटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। दुधारू पशुओं में दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार दें। संतुलित पशु आहार बनाने के लिए बाजरा 18%, गेहूं 20%, सरसों की खली 32%, चना की चुनी 14%, अरहर चुनी 12%, नमक 2%, विटामिन व खनिज लवण 1% एवं चूना पाउडर 1% का उपयोग कर किसान स्वयं पशु आहार तैयार कर पशुओं को खिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम किरावली, जिला रायपुर के कृषक ब्रजमोहन पांडे ने। ये कद्दू वर्गीय फसलों में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ब्रजमोहन पांडे जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कद्दू वर्गीय सब्जी की बाजार में वर्ष भर मांग रहती है और इसकी खेती करके किसान अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन कभी कभी अधिक नमी रहने और उचित तापमान मिलने पर कीटों का प्रकोप अधिक हो जाता है, जिसके कारण फसल को काफी नुकसान होता है। और जो किसान भाई कीटों की सही पहचान कर समय पर नियंत्रण कर लेते हैं, उनकी फसल कीटों से होने वाले नुकसान से बच जाती है। वैसे कद्दू वर्गीय सब्जी फसलों में कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है, जिसमें एक प्रमुख कीट है कद्दू की लाल भृंग कीट। ये चमकीले लाल रंग का कीट पौधे की पत्तियों को विशेष करके प्रभावित अवस्था में खाकर छलनी जैसा जाली बना देता है। ग्रसित पत्तियां फट जाती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। फसल से उत्पादन कम मिलता है। कीट नियंत्रण के उपाय।
इस कीट के द्वारा होने वाले नुकसान से बचने के लिए फसल में नीम निर्मित दवा 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल का छिड़काव करते रहना चाहिए। इसके अलावा खेत में निराई गुराई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। फल मक्खी कीट, ये कद्दू वर्गीय सब्जी फसलों में फल पर आक्रमण करने वाला कीट है। इसके मैगट छोटे से लेकर बड़े फलों में अधिक नुकसान करते हैं। इसके कारण फल सड़ जाता है। इसके वयस्क नर मक्खियों की संख्या पर नियंत्रण करके प्रकोप को कम किया जा सकता है। नियंत्रण के उपाय, इसके नियंत्रण के लिए रात के समय में खेत में प्रकाश पाश लगाएं और नर वयस्क कीटों को फोरमीन ट्रैप लगाकर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा फल मक्खी कीट से ग्रसित फलों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। फल मक्खी कीट की निगरानी के लिए फसल में मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं। फल मक्खी के प्रकोप को रोकने के लिए मेलाथियोन 50 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप लगातार हो रहा हो तो 10 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव दोहराएं। लाल मकड़ी कीट, ये कीट भूरा हल्का लाल रंग का होता है जो पत्तियों की निचली सतह पर उत्तकों को खाकर जालीनुमा बना देता है। तन रहित के अभाव में प्रकाश संश्लेषण कम होता है, फसल की बढ़वार रुक जाती है, फलस्वरूप उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कीट नियंत्रण के उपाय, लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल 18.5 EC 2.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें या दूसरी दवा 0.05% ओमाइट 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव फल तुराई के बाद करें और दवा का छिड़काव के 1 सप्ताह बाद सब्जियों की तुराई करें। इस प्रकार से किसान भाई फसल को कीटों से होने वाले नुकसान से बचाकर अच्छा उपज लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।